Hello students, how are you? This is Sunil Anand sir, and today I am going to discuss with you the making of Germany and Italy in this video, which is the fifth part of rise of nationalism in यूरोप। आज मैं आपसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इस चैप्टर का सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ। सॉरी, समय फिफ्थ पार्ट मैं कल ही अपलोड कर चुका हूँ। और कल हमने देखा था जो 1848 में रिवोल्ट्स हुआ था, जो रिवॉल्यूशन हुआ था, और जिस तरह से वहाँ के जो राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, उन्होंने उसको असफल कर दिया था सेना की मदद से और सामंतों की मदद से। इसके बाद फिर जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। साथ साथ यूनिफिकेशन ऑफ इटली कैसे हुआ इसके बारे में भी हम देखेंगे। द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, कैन द आर्मी बी आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन? क्या सेना एक राष्ट्र का निर्माण कर सकती है, एक नेशन स्टेट बना सकती है? After 1848, nationalism in Europe moved away from in association with democracy and revolution. Nationalist sentiments were often mobilized conservatives for promoting a state power and achieving political domination in Europe. देखिए 1848 में हमने क्या देखा था कि जो उस समय की तत्कालीन राजतांत्रिक सरकार थी उसके खिलाफ जर्मन के जो उस समय जर्मन महासंघ हुआ करता था, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 1815 से बनाया था, जर्मनी के करीब 29-30 क्षेत्रों को जीत करके। तो वहाँ पर एक नेशनल फीलिंग आई थी और सब लोग एक बड़ा नेशनल स्टेट बनाना चाहते थे, जो कि एक निर्वाचित पार्लियामेंट जहाँ होना था और जहाँ एक संवैधानिक राजतंत्र होना था। और उस संवैधानिक राजतंत्र के राजा के रूप में विल्हेम फ्रेडरिक फोर्थ को उन लोगों ने अप्रोच किया था कि वो स्वीकार करें एक बड़े जर्मन महासंघ, जर्मन साम्राज्य के शासक बनने के लिए। लेकिन जो विल्हेम फ्रेडरिक फोर्थ था वह इसको इनकार कर दिया और उल्टे जो रिवॉल्यूशनरीज थे उनके ऊपर कार्रवाई की और उनके प्रयास को फेल कर दिया। लेकिन कल मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके बावजूद स्थितियां ऐसी नहीं थी कि वो 1815 से पहले 1815 के वाली जो स्थिति थी उसको बनाए रख सके। उन्हें ये समझ में आ गया था कि अब हमको कॉन्सेशन देना ही पड़ेगा। तो धीरे धीरे उन्होंने कुछ सुधारवादी कार्यक्रम किए थे। 1861 ईस्वी में विल्हेम फ्रेडरिक फोर्थ की मृत्यु हो गई। इसके बाद विलियम फर्स्ट जो उसका भाई था वो राजा बना, और उसके राजा बनने के बाद उसने अपने नेतृत्व में जो जर्मनी था उसका एकीकरण करने का निर्णय लिया। आप देखिए, जो काम लिबरल्स करना चाहते थे और जिसका कंजर्वेटिव विरोध कर रहे थे, जिस विचारधारा के विरोध में 1848 में सेना खड़ी थी, अब उसी सेना के माध्यम से जो वहाँ के राजा थे, नए राजा विलियम फर्स्ट, वह यूनिफिकेशन का स्वप्न देखा था। अब देखिए, जो आप काम करना चाहते हैं वही काम अगर राजा फिर करना चाह रहा है तो लोगों को लगेगा चलो हम नहीं कर पाए, यही कर रहे हैं, तो लोग उनके पक्ष में। हालांकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। विलियम फर्स्ट जो प्रुशिया का राजा था और प्रुशिया सबसे बड़ा स्टेट था जर्मनी का, तो उसने ऑटो वन बिस्मार्क को वह अपना प्रधानमंत्री बनाता है। ऑटो वन बिस्मार्क एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था और उसी को आर्किटेक्ट ऑफ द
यूनियन यूनिफिकेशन कहा जाता है। जो जर्मन साम्राज्य की स्थापना का श्रेय ऑटो वॉन बिस्मार्क को दिया जाता है। तो ऑटो वॉन बिस्मार्क ने अपने कूटनीतिक चालों से पर्शियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से, ब्लड एंड आयरन है ना, उसका लौ और रक्त की नीति थी, यानी ताकत के बदौलत उसने जर्मनी के यूनिफिकेशन का कार्य किया। करीब 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended the Prussian victory and completed the process of unification। क्या हुआ कि शायद 1864 से लेकर के 1871 ईस्वी के बीच में 3 युद्ध लड़े बिस्मार्क ने, और ये तीनों जो लड़ाई थी वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ थी। और इसमें विक्ट्री मिलने के बाद, जीतने के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन संभव हुआ। 1871 ईस्वी में पर्शियन किंग विलियम फर्स्ट, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसको जर्मन एकीकृत जर्मन साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। एक वर्सलीज का, ये देखिए एक हॉल ऑफ मिरर है ना, यहीं पर उनको यह एक पेंटिंग बनाया गया है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा पेंटिंग्स है जो बिस्मार्क को 1885 ईस्वी में उसके जन्मदिन पर भेंट किया गया था। इसमें ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से कैसर विलियम फर्स्ट को प्रोक्लेम किया जा रहा है, घोषित किया जा रहा है राजा कहाँ का, जर्मन साम्राज्य का, ठीक है। ऑन द bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of the German states, representatives of the army, important Persian ministers including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the unheated hall of mirrors in the place of Versailles to proclaim the new German empire headed by कैसर विलियम ऑफ प्रूसिया। तो क्या हुआ, 18 जनवरी 1871 ईस्वी को, जब बहुत ही कड़कड़ाती ठंड थी एकदम, उस ठंड के समय में इस वर्सलीज के पैलेस में, राजमहल में, ऑटो वॉन बिस्मार्क ने हॉल ऑफ मिरर, इसका नाम है, जहाँ पर ये हॉल ऑफ मिरर कहलाता है। क्या ये हॉल ऑफ मिरर है, यहीं पर सबको गैदर किया था। और ये इसी पर कैसर विलियम फर्स्ट को प्रूसिया का राजा बनाया जाता है, प्रोक्लेम किया जाता है, घोषित किया जाता है। द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शियन स्टेट। अब ये जो प्रतिबंधित किस चीज को कर रहा था, जो जर्मनी था, जो पर्शियन प्रूसिया था, प्रूसिया के राजा थे विलियम कैसर फर्स्ट। तो इसी के प्रभुत्व को दिखाया जो था नेशन बिल्डिंग प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई थी, प्रूसिया से। और ये प्रूसिया का डोमिनेशन साफ दिख रहा था, उसका पावर दिख रहा था स्टेट बिल्डिंग में। द न्यू स्टेट प्लेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। जो नई सरकार बनी उसने करेंसी को मॉडर्नाइज किया, बैंकिंग को अच्छा किया, लीगल और जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। पर्शियन मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफन बिकेम अ मॉडल ऑफ द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। जो बाकी जर्मनी के बाहर के इलाके थे, वहाँ के लोगों के लिए एक आदर्श साबित हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चित्र है, ये प्रूसिया है। ये इतना बड़ा नहीं था, ये प्रूसिया छोटा सा था। इस सब को मिला करके
क्या हुआ, जर्मनी राज्य का निर्माण किया। देखिए नॉर्थ में ये जो ब्लू कलर का है ये जर्मन साम्राज्य है और ये जो है ऑस्ट्रियन साम्राज्य है। अब हम देखेंगे इटली का यूनिफिकेशन कैसे हुआ। इटली यूरोप का एक प्रमुख राज्य था, लेकिन वह कई हिस्सों में बटा हुआ था। जैसे प्रूशिया भी कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, प्रिस्ली स्टेट में बटा हुआ था। वैसे ही हब्सबर्ग अम्पायर जो था मल्टीनेशनल आइडेंटिटी उसकी थी, कई सारे राज्य उसमें थे। ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द 19th century Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house। तो जो 19वीं शताब्दी के मध्यकाल में तक इटली 7 भागों में बटा हुआ था, 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से सिर्फ एक सर्डिनिया पिडमाउंट ही ऐसा था जहां इटालियन प्रिंसली जो डायनेस्टी थी वो राज्य कर रही थी। बाकी कोई भी इटालियन मूल के लोग राज्य वहाँ नहीं कर रहे थे। द नॉर्थ वाज अंडर ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग वर्क्स, द सेंटर वाज रूल्ड बाय द पोप एंड द साउदर्न रीजन्स वर अंडर द डोमिनेशन ऑफ बुर्बोन किंग्स ऑफ स्पेन। जो उत्तर का ऑस्ट्रियन हब्सबर्ग अम्पायर के अंदर में था, उत्तरी इटली का जो पार्ट था, जो मिडल या सेंटर इटली का राज्य था वहाँ पर पोप राज्य कर रहे थे, पोप शासन करते थे। और जो दक्षिणी इटली का हिस्सा था वहाँ पर ब्रूबोन किंग, जो स्पेन के ब्रूबोन डायनेस्टी के राजा थे, वो राज्य कर रहे थे। Even the Italian language had not acquired the one common form and still had many regional and local variations। वहाँ की जो भाषा भी थी वह भी एक नहीं थी और सभी जगह उसके अलग अलग वर्जन्स थे, लोकल वर्जन्स थे। During 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a यूनिफिकेशन यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक। जिसपी मेजनी के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, जो सब जिसको माना जाता है नेशनलिज्म के जो उभार हुआ था इटली में, उसका जनक भी माना जाता है। तो उसने एकीकृत इटालियन रिपब्लिक बनाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया। He had also formed a secret society। उसने कई गुप्त संस्थाएं बनाई, जिसमें से एक यंग इटली प्रमुख था। यंग इटली और यंग यूरोप नामक 2 सेक्रेट संस्थाएं बनाई। चूँकि वहाँ के जो राजा थे इसको इजाज़त नहीं था, तो गुप्त रूप से वो लोग बैठकें करते थे। और उन्होंने अपना गोल जो था वह ये यूनिफिकेशन ऑफ इटली घोषित कर रखा था। लेकिन उनके जो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग थी जो 1831 में हुआ और 1848 में हुआ, ये दोनों ही फेल रहे। द फेलियर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mental now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through wars। तो ये क्या करना चाहते थे, सार्डिनिया पिडमोंट के किंग विक्टर एमेनुअल जो थे, उसके बाद उसको अपने नेतृत्व में एक यूनिफाई करना चाहते थे। इन द आई ऑफ रूलिंग एलिट्स ऑफ रीजन, a unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। उनको लगता था, जो रूलिंग क्लास के लोग थे, उनको लगता था कि अगर एक मजबूत एकीकृत इटली बनता है तो उससे आर्थिक विकास हो सकते हैं और राजनैतिक प्रभुत्व कायम हो सकता है। चीफ मिनिस्टर काबूल, काउंट काबूल भी कहा जाता है इनको, who led the movement to unify the regions of Italy
वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। जो इसका नेतृत्व करना था, देखिए जो राजा थे एमेनुअल, विक्टर एमेनुअल, उसके चीफ मिनिस्टर थे काउंट काबू, और इनको जिम्मेवारी सौंपी गई थी इटली को यूनिफाई करने की। और काउंट काबूर खुद में न तो क्रांतिकारी थे न ही लोकतंत्र के समर्थक थे। लाइक मेनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर्स ऑफ द इटालियन एलिट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। जहाँ तक भाषा की बात थी तो इटालियन भाषा से ज़्यादा अच्छा वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। तो अपने राजनैतिक सूझबूझ से काउंट काबूर ने सार्डिनिया पिडमोंट को सफलता दिलाई थी ऑस्ट्रेलियन एम्पायर के खिलाफ 1859 ईस्वी में। अपार्ट फ्रॉम अ रेगुलर ट्रूप्स, a large number of armed volunteers under the leadership of Giuseppe Garibaldi joined the fray। देखिए, एक तरफ तो काउंट काबूर इस काम को आगे बढ़ा रहा था उस इटली के यूनिफिकेशन का। उसने सार्डिनिया पिडमाउंट, जहाँ के राजा विक्टर एमेनुअल थे, तो वह ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 को हराते हैं। इसके बाद एक व्यक्ति जिनका नाम जिस्पी गैरिबाल्डी था, वह भी इनके साथ आ मिलते हैं 1860 ईस्वी में। उनके पास अपनी सेना नहीं होती, वॉलंटियर्स होते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस की तरह काम करते हैं, बिल्कुल ट्रेंड वॉलंटियर्स होते हैं। वह जिस्पी गैरिबाल्डी के नेतृत्व में विक्टर ये एमेनुअल और काउंट काबूर से आ मिलते हैं। दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। क्या करते हैं, वो वहाँ से चलते हैं गैरिबाल्डी के नेतृत्व में, और जो दोनों सिसिली था उसको जीत जाते हैं। और जो जीतने के पीछे सबसे बड़ी बात ये होती है कि गैरिबाल्डी खुद एक किसान होता है और बहुत ही सादा जीवन जीता है और किसानों के हित की बात करता है। इसलिए जो वहाँ के लोग होते हैं, लोकल लोग होते हैं, वो राजा के खिलाफ इनको सपोर्ट करते हैं, जिससे कि जितना इनको दोनों सिसिली को हराना आसान हो जाता है, और जो वहाँ के स्पेनिश रूलर होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। 1861 ईस्वी में विक्टर एमेनुअल को यूनाइटेड इटली का राजा घोषित किया जाता है। However, much of the Italian population, among whom rates of illiteracy was very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideas। देखिए, उस समय की बातें हैं, 19वीं शताब्दी की बात ये चल रही है। तो 19वीं शताब्दी में इटली में बहुत ज़्यादा इलिटरेसी थी और वो ये नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को नहीं समझते थे। द पीजेंट मासेस हु लेड सपोर्ट गैरिबाल्डी इन द सदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया। जो गैरिबाल्डी को समर्थक दे रहे थे, जो इटली के यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा था, काउंट काबूर को मदद कर रहा था, तो उन्होंने इटालिया जैसे शब्द कभी सुना नहीं था। बस उनको यही था कि ला टालिया जो है विक्टर एमेनुअल की पत्नी है, और इसी के कारण वो उनको साथ दे रहे थे। तो यहाँ पर हम इस चित्र में देख सकते हैं कि इटली का यूनिफिकेशन जो हुआ वो कितने सारे राज्यों में ये था। ये सार्डिनिया पिडमोंट का क्षेत्र है, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, पार्मा है, ये सब अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। और जिसको बाद में पहले नॉर्थ से साउथ के सिसिली को जीता, और फिर जा कर के ये दोनों सिसिली है इनको जीते, और फिर इटली का यूनिफिकेशन पूरा हुआ, और विक्टर एमेनुअल सेकेंड वहाँ के संयुक्त इटली, एकीकृत इटली के राजा बने। इस वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, और इसके साथ साथ हम उसी वीडियो में विजुअलाइजिंग द नेशन, इन दोनों टॉपिक को हम देखेंगे। तो तब तक इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन और विजुअलाइजिंग द नेशन, इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे आपके साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें